हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज जो हम एक टॉपिक नया स्टार्ट करने वाले हैं वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे आप शॉर्ट में जीओसी के नाम से भी जानते हो, राइट। तो अभी जीओसी क्यों स्टार्ट किया जा रहा है? बिकॉज ये सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिस है। बेसिस किस तरह से? बिकॉज हमारे पास जो भी एप्लीकेशन पार्ट रहेगा, लाइक बेसिक टू एडवांस्ड, हमें इस तरीके से मूव करना है। तो जो भी हमारा एडवांस्ड या एप्लीकेशन बेस्ड कंसेप्ट्स हैं या जो भी सिलेबस में टॉपिक्स हैं, उन तक पहुंचने के लिए हमें अपने इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। इस टॉपिक के ऊपर स्ट्रॉन्ग होल्ड होना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो इसमें हम करेंगे क्या? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। तो जो भी आपके पास कंसेप्ट्स बेसिक रहते हैं, वो सारे कंसेप्ट्स हम देखेंगे, किन प्रिंसिपल्स के साथ काम कर रहा है वो सब हम देखेंगे। आफ्टर दैट कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की यहाँ पे बात हो रही है, या आइसोमेरिज्म है, या स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है। इस तरीके से जो भी छोटे छोटे कंसेप्ट्स हमें पता होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल माइंड में स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए, वो सब हम इस टॉपिक के अंडर कवर करेंगे। बिकॉज यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आपके पास बनते ही बनते हैं, बट इसकी एप्लीकेशन थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ईजी है। बस ध्यान से हर छोटी छोटी चीज़ को, हर छोटे छोटे कंसेप्ट को समझना है, बिकॉज इसकी एप्लीकेशन आपको फिर सब जगह देखने को मिलेगी। ऑलराइट, सो ये है हमारे पास जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक, जो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही मैंने ये टॉपिक स्टार्ट करने की बात करी, सबसे पहले तो हमारे पास दिमाग में, या यहाँ तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है लिखा हुआ, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आएगा क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी हम सुनते हैं हमें ध्यान आता है कार्बन का। सबसे पहले जो हमारा दिमाग घूमेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से, वो कहाँ की तरफ जाएगा? कार्बन एटम की तरफ, राइट। अब ये जो कार्बन एटम है, ये दो तरह की बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। कार्बन एटम मतलब नॉर्मली अगर मैं देखूं तो दो तरह की बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। वो दो तरह की बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है कि एक में कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, और एक में कार्बन आपके पास अदर एटम्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। यानी ये जो कार्बन एटम है, जब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाने की कोशिश कर रहा है, जब कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाता चला जा रहा है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कैटिनेशन प्रोसेस। सुना होगा आपने इसके बारे में। कैटिनेशन प्रोसेस कौन सा एटम शो करता है? ऐसा क्वेश्चन भी आ रखा है, तो आपके पास आंसर था कार्बन एटम, क्योंकि कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हुए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। तो एक टाइप की बॉन्डिंग ये होती है कार्बन एटम की। बट इसके अलावा कार्बन हमारे पास अलग एटम्स के साथ, हेट्रो एटम्स लाइक आपके पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, हेलोजन्स, इस तरीके से और भी एटम्स रहते हैं जिनके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और अलग अलग कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, तो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हुई, क्योंकि कार्बन से स्टार्ट हुआ, और कार्बन को हमने दो तरीके से अभी देखा है, ठीक है, बिल्कुल सीरीज में वन बाय वन सब चीजें हम क्लियर करते जाएंगे। तो अभी दो तरह से हम देख पा रहे हैं कि एक तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन कार्बन के ही बॉन्ड होंगे, और एक ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन के बाकी हेट्रो एटम्स के साथ भी बॉन्ड देखने को मिल सकते हैं। अब ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गई कि ये दो अलग अलग तरीके की बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, और ये जो दो अलग अलग तरीके की बॉन्ड फॉर्मेशन कार्बन एटम शो कर रहा है, इन्हीं को कंबाइंड फॉर्म में हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। यही होता है ना, कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन वो एक कैटेगरी, और कार्बन का बाकी हेट्रोएटम्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन वो एक अलग कैटेगरी। ये सारे कैटेगरीज को जब कंबाइंड फॉर्म में देखा जाता है, उसी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो हमें क्लियर हो गया कि किस तरीके से कार्बन अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। बट अगर मैं बात करूं इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन की, या इसके स्ट्रक्चर की, या इसके शेप्स की, जो मॉलिक्यूल्स बन के आते हैं, तो कार्बन एटम के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, कार्बन एटम के जो मॉलिक्यूल हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल लिमिटेड है। लिमिटेड क्यों है? हमें
ज्यादा से ज्यादा ये देखने को मिल जाता है कि कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3 हो सकती है या sp2 हो सकती है या sp हो सकती है। अब मैं यहाँ पे कार्बन एटम के टाइप्स बताते हुए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताते हुए डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन पे क्यों जंप कर रही हूँ, और ये हाइब्रिडाइजेशन है क्या? हाइब्रिडाइजेशन आपके पास बिल्कुल उसी तरीके से रिलेट किया जा सकता है जिस तरीके से आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करते हो, वैसे ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रहते हैं। अब ये क्यों हमारे पास ऑर्बिटल्स ज़रूरी हो गए, ये हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है। बट यहाँ मैं शॉर्ट में ये चीज़ क्लियर ज़रूर कर दूंगी, क्योंकि अगर कुछ लोग यहीं पे अटक गए तो आगे की चीज़ फिर क्लियर नहीं हो पाएगी। दैट्स वाई थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन को पहले क्लियर करना ज़रूरी है। हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपके पास मैं एग्जाम्पल के साथ क्लियर करूंगी। लाइक मॉलिक्यूल है आपके पास मीथेन, तो मीथेन में हमें क्या समझ आता है कि ये जो 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, अगर मैं कार्बन के यहाँ पे बात करूं किसकी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, तो आपके पास ये आएगा 1s2 2s2 एंड 2p2 ऐसे आएगा, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1s2 की तो बात नहीं कर रहे हम, क्योंकि ये इनर मोस्ट है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है अभी, तो बॉन्डिंग में ज्यादातर पार्टिसिपेट करते हैं आउटर मोस्ट। तो ये आपके पास आ गए 2s के 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद आपके पास 2p के 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑलराइट। सो यहाँ पे 2p2 है ना, ये 4 गलती से आ गया था, तो आपके पास ये हो गए 2s के 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब इन केस अगर हम यहीं से डायरेक्ट बॉन्ड बनवा रहे हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ना, s और p d f ये सारे एटॉमिक लेवल के ऑर्बिटल्स हैं। अगर इसके साथ अगर हाइड्रोजन की बॉन्डिंग करानी है तो कितने हाइड्रोजन है, 4, तो 4 हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। दैट्स वाई अब क्या होगी हमारे पास, कार्बन की एक्साइटेड स्टेट देखी जाएगी, एनर्जी की हेल्प से ये इलेक्ट्रॉन एक जो 2s ऑर्बिटल में है ये 2p में एक्साइट कराया जाएगा, ताकि 4 पोजीशंस जो हैं वो क्रिएट हो सके, राइट। अब 4 पोजीशंस हमारे पास क्रिएट होगी क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में जंप कर गया, एक्साइट कर गया। तो अब आसानी से हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है 4, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, एक इसे देगा, एक इसे देगा, एक इसे देगा, और इस तरीके से हमारे पास CH4 मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसमें कार्बन के 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, ऐसा हमें नजर आना चाहिए, और आ भी रहा है। तो हमने सोचा कि जैसे अभी तक करते आ रहे थे, ये तब की बात है जब तक हाइब्रिडाइजेशन वाले कंसेप्ट के बारे में हमें पता नहीं था, तो तब तक हम क्या कर रहे थे कि ये इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन करा रहे थे। लेकिन क्वेश्चन कहां पे अराइज हुआ, क्वेश्चन अराइज हुआ कि अगर एक बॉन्ड हमारे पास बन रहा है s ऑर्बिटल से और बाकी 3 बॉन्ड बन रहे हैं p ऑर्बिटल से, एक बन रहा है s ऑर्बिटल से, बाकी 3 बन रहे हैं p ऑर्बिटल से, तो जो s ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग है उसकी प्रॉपर्टीज और जो p ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग है उसकी प्रॉपर्टीज वेरी करनी चाहिए ना, s कैरेक्टर डिफरेंट, p कैरेक्टर डिफरेंट, तो s वाला बॉन्ड थोड़ा सा अलग होना चाहिए, चाहे बॉन्ड लेंथ में हो या बॉन्ड एनर्जी में हो, किसी भी तरीके से इन तीनों से डिफरेंट होना चाहिए। बट हुआ क्या, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो मीथेन है उसके चारों के चारों बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जो भी प्रॉपर्टीज थी सारी सेम। एक्सपेरिमेंटली क्या मिला कि सारी की सारी सेम। तो ये चीज अगर हम अपने प्रीवियस कंसेप्ट्स के बेसिस पे एक्सप्लेन करते तो नहीं हो पा रही थी कि हमारे पास अगर एक बॉन्ड s ऑर्बिटल से बना और 3 p से बने हैं तो 3 एक जैसे होने चाहिए थे, लेकिन 4th वन डिफरेंट होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। प्रैक्टिकली ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिले। जब 4th वन हमारे पास डिफरेंट नहीं मिला, सारे सेम मिले, फिर वो क्वेश्चन अराइज हुआ कि ऐसा क्या हो रहा है बॉन्डिंग से पहले कि हमारे पास चारों के चारों बॉन्ड सेम कैरेक्टर पोजेस कर रहे हैं, राइट। सो उस वक्त हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आया था कि हमारे पास ये बॉन्डिंग होने से पहले ये चारों ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करके सेम इक्वल नंबर और इक्वल एनर्जी के उतने ही ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। उतने ही मतलब एक s और 3 p ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो एक s और 3 p टोटल 4, तो 4 ही आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन के आएंगे।
तो ये बॉन्डिंग से पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट हो रहे थे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए भी एनर्जी चाहिए थे, उस एनर्जी को यूटिलाइज करके एक s और 3p आपस में कंबाइन हुए, और क्योंकि एक s और 3p का टोटल हो गया 4, तो 4 ही नए ऑर्बिटल बन के आए जिनको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। और अब हर ऑर्बिटल की हमारे पास जो कैरेक्टर था वो क्या था, sp3। क्या कैरेक्टर था, sp3। किस बेसिस पे कह रहे हैं, एक s 3p, sp3। तो उस तरीके से अब ये चारों ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल, और जब सारी प्रॉपर्टीज इक्वल हैं और अगर हाइड्रोजन अब बॉन्ड फॉर्मेशन करने आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि चारों के चारों बॉन्ड बिल्कुल इक्वल, चारों के चारों बॉन्ड जो है वो इक्वल प्रॉपर्टी शो करेंगे। आई बात समझ? क्या हुआ था, मीथेन के मॉलिक्यूल से ही हम ये स्टार्ट कर सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट। इनफैक्ट हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आपके पास हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है, बट ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट ही हमारे लिए बहुत काम का है क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट्स इससे क्लियर होते हैं। तो मीथेन मॉलिक्यूल से हमने ये स्टार्ट किया था कि जब ये डायरेक्ट बॉन्डिंग अगर एटॉमिक ऑर्बिटल से कर रहा था तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट और हमारे थ्योरेटिकल रिजल्ट मैच नहीं कर रहे थे, इसलिए ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट रियल में आया कि हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में मिक्स हो रहे हैं कुछ एनर्जी को यूज करते हुए। जब मिक्स हो रहे हैं तो सेम नंबर ऑफ, जितने मिक्स हुए उतने ही नंबर के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन के आते हैं जिन सब की एनर्जी, सब प्रॉपर्टीज आपस में बराबर होती है। तो अब सबसे जब एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो सबकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम आएगी। हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट को समझने के लिए एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। जैसे आप सपोज कीजिए कि आपके पास दो तरह की मिठाई है, अलग अलग है, एक आपके पास मोतीचूर के लड्डू और एक नारियल के लड्डू, ठीक है, दोनों अलग अलग है, अलग अलग टेस्ट। मोतीचूर के लड्डू s ऑर्बिटल, नारियल के लड्डू या नारियल की बर्फी आपके पास p ऑर्बिटल, हो गया अलग अलग। अब जब आप उन दोनों को अलग अलग खा रहे हो तो आपके पास दोनों का टेस्ट अलग अलग पहचान में आ रहा है। तो s के साथ बॉन्ड बन रहा है और p के साथ बॉन्ड बन रहा है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होनी चाहिए थी। तो अब हमारे पास रिजल्ट में क्या रहा है कि हमें बिल्कुल दोनों का बराबर टेस्ट मिल रहा है, या बराबर नहीं तो कुछ प्रोपोर्शन का, हमें एक का भी टेस्ट आ रहा है दूसरे का भी टेस्ट आ रहा है एक ही लड्डू में। तो वो कैसे हो सकता था कि हमने क्या किया, हमने हाइब्रिडाइजेशन कराई। हमने जो मोतीचूर का लड्डू था उसको भी हमने तोड़ दिया एक बर्तन में पूरा, और जो नारियल का लड्डू था उसको भी तोड़ दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, उन दोनों को मिक्स किया। जब उन दोनों को हमने मिक्स किया तो मिक्स करने के बाद, क्योंकि दो लड्डू मिक्स किए थे तो नए भी दो ही लड्डू बन के आएंगे, ठीक है। दो ऑर्बिटल मिक्स किए तो नए भी दो ही बन के आएंगे। अब जो नए दो बन के आए उस मिक्सचर में से, उसमें नारियल वाला भी टेस्ट है और मोतीचूर वाला भी टेस्ट है, यानी जो नए बन के आए अब उसमें s कैरेक्टर भी है और p भी है। वो डिपेंड करता है किस प्रोपोर्शन में है। sp3 है तो p ज्यादा है s कम, sp2 है तब p ज्यादा है s कम, sp है तो जितना s उतना p, तो वो प्रोपोर्शन पे डिपेंड करता है। लेकिन अब होगा क्या कि जब आप वो लड्डू बनाओगे उस पूरे मिक्सचर में से तो वो बिल्कुल इक्वल साइज के बनाने हैं। जिस साइज को आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में ब्रेक किया जब वो इंडिविजुअल थे, सेम उसी साइज के उसी प्रोपोर्शन के आपने वो लड्डू बनाने हैं। तो वो जो लड्डू बन के आए वही हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, वही हाइब्रिडाइजेशन है कि एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करके बिल्कुल इक्वल प्रोपोर्शन में सेम एनर्जी लेवल और सेम आपके पास उनकी प्रॉपर्टीज जब आएंगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन चुके हैं। और जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो उन सब की प्रॉपर्टी हमारे पास सेम आती है। ऑलराइट, सो ये जस्ट एक ब्रीफ आपके पास इंट्रोडक्शन था हाइब्रिडाइजेशन का, जो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और ये लड्डू वाले एग्जाम्पल से तो और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा ये, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो। बिकॉज मैं यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बोल सकती थी कि sp, sp2, sp3, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ज़रूरी था, बिकॉज वी आर मूविंग फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस्ड, राइट। सो यहाँ पे अब क्या मतलब है कि कार्बन के पास सिर्फ लिमिटेड,
कार्बन के पास सिर्फ लिमिटेड ही हाइब्रिडाइजेशन होती है, जिसमें एक sp3 है, एक sp2 है और एक sp है। जब sp3 की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास s कैरेक्टर और p कैरेक्टर की परसेंटेज हमें पता होनी चाहिए। sp3 में क्योंकि p 3 टाइम्स है तो p आपके पास 75% होता है और s सिर्फ 25% होता है। जब sp2 की बात करते हैं तो आपके पास p 2 टाइम्स होता है, ठीक है, तो p हमारे पास होता है 66.6 और ये होता है 33.3। 100 में से अगर s की बात करो तो वो 33.3 है, बाकी जो 66.6 रह गया वो क्या होता है आपके पास p कैरेक्टर, और sp में दोनों बराबर, तो s कैरेक्टर भी 50 और p कैरेक्टर भी 50। और इसके एग्जाम्पल्स अगर आपको कार्बन मॉलिक्यूल में देखने हैं तो sp3 आपको कब देखने को मिलता है, जैसे अभी मैंने मीथेन की बात करी, ठीक है, इस तरीके का मॉलिक्यूल जब चारों के चारों सिंगल बॉन्ड्स हैं, कार्बन के सारे चारों के चारों बॉन्ड्स कैसे हैं, सिंगल, तब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3। जब sp2 की बात हो रही है तो आपके पास इस तरीके का ओलेफिन वाला सिस्टम आता है। तो इस सेंटर वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, इसकी भी क्या है, sp2। और जो आपके पास ट्रिपल बॉन्ड में आता है, जो आपके पास ट्रिपल बॉन्ड में आता है, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp, ठीक है। दैट्स वाई आपके पास कार्बन मॉलिक्यूल इसी तरीके से देखने को मिलता है ज्यादातर, या तो सारे सिंगल बॉन्ड है तो sp3, अगर डबल बॉन्ड है तो sp2 और ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। इसके अलावा और ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन हमें कार्बन एटम में नहीं देखने को मिलती, यही लिमिटेड हाइब्रिडाइजेशन ज़्यादातर रहती हैं। अब ये 3 टाइप के जो आपके पास यहाँ पे मॉलिक्यूल्स मैंने रखे हैं और s कैरेक्टर आपको बताया है, इससे एक्चुअली बॉन्ड लेंथ में या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में फ़र्क क्या पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि जैसे आपको पता है कि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है ना, टेट्रावेलेंट मतलब अपने 4 इसकी एटम्स, अगर sp3 में बात करें तो 4 बॉन्ड बनाने की या 4 एटम्स के साथ एसोसिएशन करने की इसके पास कैपेसिटी होती है, या कह सकते हैं कि इसकी वैलेंसी जो है वो 4 होती है, इसलिए टेट्रावेलेंट कहते हैं। अब इन मॉलिक्यूल्स की हमें शेप के बारे में अगर जानना है, यही बात करी थी ना, शेप स्ट्रक्चर, तो हमें शेप स्ट्रक्चर जानने के लिए इनकी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। दैट्स वाई मैं हाइब्रिडाइजेशन वाले कंसेप्ट को यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ कि आपको अगर sp3 बोला गया तो दिमाग में आ जाएगा कि स्ट्रक्चर में सारे सिग्मा बॉन्ड है, अगर कोई sp2 कार्बन बोला है तो स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है, अगर sp बोला है तो स्ट्रक्चर में आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अब बॉन्ड लेंथ पे अगर हम बात करें या बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे बात करें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो कंसेप्ट है वो कैसे चलता है कि मोर s कैरेक्टर मीन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड इफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ओके। सो आपके पास अगर देखा जाए इन तीनों में कंपैरेटिवली तो s कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसके पास है, sp के पास, फिर sp2 और फिर sp3। तो अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें कि इन तीनों में कौन सा बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम कहेंगे जिसकी sp हाइब्रिडाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर sp2 वाला और उसके बाद sp3। किस बेसिस पे, s कैरेक्टर के बेसिस पे। जितना s परसेंटेज ज़्यादा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, और जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास होल्ड करने की कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा, इसलिए वो बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बॉन्ड लेंथ की, ठीक है, इसी में बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर अगर मैं डिसाइड करूं तो उसके लिए अभी मैंने आपको जो चीज़ बताई उसके अपोजिट चलना है। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर किस बेसिस पे काम करेगा कि जिसका s कैरेक्टर ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा, इलेक्ट्रॉन्स को जितना स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा, न्यूक्लियस के पास रखेगा, बॉन्ड उतना ही क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो ये अपोजिट है।
कि जितना आपके पास s कैरेक्टर ज्यादा उतना लॉन्ग, जितना आपके पास s कैरेक्टर ज्यादा उतना ही आपके पास बॉन्ड शॉर्ट होगा। जितना s कैरेक्टर ज्यादा उतना ही बॉन्ड शॉर्ट होगा। तो उस बेसिस पे अगर इन तीनों का कंपैरिजन करूं तो sp3 की बॉन्ड लेंथ, sp3 वाले बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है देन sp2 और sp2 की ज्यादा होती है देन sp। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट ऑर्डर है, जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? s कैरेक्टर पे। जितना s कैरेक्टर ज्यादा होता है मतलब न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे होल्ड उतना ही स्ट्रांग होता है। जितना इलेक्ट्रॉन पे होल्ड स्ट्रांग है उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन पास में रहेंगे तो बॉन्ड डिस्टेंस कम यानी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट। और जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड करके रखे हैं उनकी आपके पास स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा। उन बॉन्ड को तोड़ना फिर मुश्किल होगा। तो दोनों कंसेप्ट आपके पास चलते हैं बट एक दूसरे के रिवर्स। जो मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझाना चाह रही थी कि कार्बन की अगर बात स्टार्ट हुई है तो कार्बन का स्ट्रक्चर, उसकी शेप्स या फिर वो किस तरीके की बॉन्ड फॉर्मेशन सब शो करता है, तो वो ऐसे स्टार्ट हो सकता है आपके पास कि कितने टाइप की हमारे पास पहले तो हाइब्रिडाइजेशन आती है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। क्योंकि आपको किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना है सबसे पहले उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हाइब्रिडाइजेशन। अगर ये चीज़ पता है तो आगे फर्दर ज्योमेट्री, शेप, हर चीज़ आप बता सकते हो और जो भी कंसेप्ट आपसे पूछा जा रहा है उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सो स्टार्ट हाइब्रिडाइजेशन और कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही होता है। तो उस बेसिस पे तो हमें क्लियर हो गया कि कार्बन जो मॉलिक्यूल्स बनाएगा वो किस किस तरीके से हमें दिखने वाले हैं, या तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन या sp2 या फिर sp। और उसमें भी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर या बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमारे पास वेरी करेगा। बट यहाँ पे हमें सिंगल बॉन्ड का तो समझ आता है, बट ये जो डबल बॉन्ड हमारे पास है, ये डबल बॉन्ड एक्चुअली बनते कैसे हैं? जैसे आपके पास ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो जो कार्बन का p ऑर्बिटल है एक कार्बन का और जो दूसरे कार्बन का p ऑर्बिटल है उसमें होती है कैसी ओवरलैपिंग? साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से एक आपके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड अप साइड बनता है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो डाउन साइड बनता है। तो चाहे ऐसे रिप्रेजेंट कर लो चाहे ऐसे रिप्रेजेंट कर लो। सिंगल बॉन्ड का तो हमें समझ आ रहा है, बट ये जो हमारे पास डबल ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं ये बनते हैं साइड वाइज ओवरलैप से। और जब ऐसा इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमारे पास रहता है तो जो सामने कोई भी रिएजेंट है उसे ये बहुत ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता है। कोई भी अटैकिंग रिएजेंट अगर सामने है और इस सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे पूरे आप कह सकते हो लूप की फॉर्म में या क्लाउड की फॉर्म में अवेलेबल है तो वो बहुत आसानी से अटैक कर सकती है। ठीक है, तो पाई बॉन्ड का ये तो हमें यहाँ पे क्लियर हो गया, बिल्कुल बेसिक सी चीज। बट एक बात का खास ध्यान रखना कि आपके पास ये जो p ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं ये अगर इस तरीके से प्रेजेंट है तो जिस प्लेन पे कार्बन है वो कार्बन प्लेन और p ऑर्बिटल का प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। जो भी मॉलिक्यूल का प्लेन है उस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल्स रहते हैं। तो p ऑर्बिटल्स जो होते हैं फिर आपस में क्या कर पाते हैं? साइड वाइज ओवरलैप। तो मॉलिक्यूल के प्लेन के परपेंडिकुलर जब p ऑर्बिटल होते हैं और जिन्होंने ओवरलैप करना है वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तब हमारे पास पाई बॉन्ड फॉर्मेशन आसानी से हो जाती है। क्योंकि आपने कई जगह ये पढ़ा होगा कि जब ये p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो सकती, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। क्योंकि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए दोनों p ऑर्बिटल्स का एक दूसरे के पैरेलल होना बहुत जरूरी है। दोनों p ऑर्बिटल का आपस में पैरेलल होना और उन p ऑर्बिटल और मॉलिक्यूल का एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना, ये दो कंडीशन अगर देखने को मिल रही है तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन आसानी से हो जाती है। चलो ये तो होगी हमारे पास जस्ट सिंपल इंट्रोडक्शन की कार्बन किस तरीके के मॉलिक्यूल्स बनाएगा, क्या क्या स्ट्रक्चर उनका हो सकता है, उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी हो सकती है। अब नेक्स्ट जो हम इसमें जानेंगे वो है हमारे पास कि स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कैसी हो सकती है।
ये जो कार्बन के डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं, ये हमें किस किस तरीके से नजर आ सकते हैं। सो नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जनरली आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकते हैं। आपके पास लुईस स्ट्रक्चर भी होते हैं, सुना होगा आपने, या डॉट स्ट्रक्चर भी इनको कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी आपको इस फॉर्म में भी देखने को मिल सकते हैं, या फिर एक टाइप डैश स्ट्रक्चर की होती है, एक टाइप कंडेंस्ड स्ट्रक्चर की होती है, ठीक है, और एक आपके पास होती है लाइन फॉर्म में। एक आपके पास होती है लाइन फॉर्म में, बॉन्ड लाइन बोल सकते हो या लाइन स्ट्रक्चर बोल सकते हो, जैसे भी आपको सही लगे, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब ये जो मैंने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स बनाए हैं, इनका मतलब क्या है कि जब आपके पास वो लुईस स्ट्रक्चर या डॉट स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, तो जैसे सपोज आपके पास उसने कोई भी मॉलिक्यूल दिया है, लाइक मिथेनॉल ही दिया है, CH3OH, तो फिर ऑक्सीजन के पास जितने भी लोन पेयर वगैरह प्रेजेंट है उन सब को वो डॉट की फॉर्म में यहाँ पे शो करेगा, क्योंकि लुईस स्ट्रक्चर का मतलब या तो लुईस एसिड या तो लुईस बेस से है, ठीक है, उस तरीके से कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्चुअली शो करना होता है। तो अगर ऐसे प्रॉपर डॉट जो भी है या लोन पेयर जो भी है उनको रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो लुईस स्ट्रक्चर होते हैं या फिर डॉट स्ट्रक्चर होते हैं। डैश स्ट्रक्चर तब हम कहते हैं जब हम पूरे बॉन्ड्स को, कोवेलेंट बॉन्ड्स को एक डैश की फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सपोज मेरे पास CH3OH है ना, यही वाला मॉलिक्यूल है, तो इसे मैं कंप्लीट ऐसे शो करूंगी, मतलब एक एक जगह जहां जहां भी कोवेलेंट बॉन्ड था उस एक एक कोवेलेंट बॉन्ड को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगी। या मेरे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो मैं उसे हर एक बॉन्ड को क्लियरली दिखाऊंगी। जब हर कोवेलेंट बॉन्ड को डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी डैश का मतलब कि ऐसे सिंगल डैश है तो सिंगल बॉन्ड, 2 डैश है तो डबल बॉन्ड, 3 डैश है तो ट्रिपल बॉन्ड। तो जब कंप्लीटली ओपन करके दिखा रहे हैं तो उनको हम कहते हैं किस तरीके के स्ट्रक्चर, डैश स्ट्रक्चर। जो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है इसमें अब हम क्या करते हैं कि जैसे आपके पास ऐसे दिया है CH3CH2OH, अब हम क्या करेंगे कंडेंस में कि जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग थी उसको बॉन्ड फॉर्मेशन डैश में नहीं दिखाएंगे या ऐसे भी ना लिख के, ठीक है। CH3CH2OH में स्टिल आपको यहाँ पे जैसे बॉन्ड नजर आ रहा है तो हो सकता है इसको ये सिंपल ऐसा भी लिख दे, कोई भी बॉन्ड शो ना करे तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता है कि CH3CH2OH, ठीक है। तो अब क्या हुआ है कि इसको कंडेंस कर दिया गया है, यानी जो क्लियरली बॉन्ड हमें यहाँ पे नजर आ रहे थे अब वो बॉन्ड्स यहाँ पे नजर नहीं आएंगे, तो कंडेंस हो चुका है, क्लियर। अब इसके बाद है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, डिफरेंस देखो, यहाँ पे क्या कर रहे थे कि हम यहाँ पे हाइड्रोजन के प्रॉपर बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ हम हाइड्रोजन को लिख तो रहे हैं बट उनके बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। यहाँ हम क्या करेंगे, डैश लाइन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स में हाइड्रोजन को दिखाएंगे नहीं, जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स हैं उसमें हाइड्रोजन को दिखाएंगे नहीं इस तरीके से, या साइक्लिक फॉर्म में दिखाना है तो इस तरीके से। यानी अब आपको खुद समझना पड़ता है कि जैसे ये कार्बन है इसके 2 बॉन्ड बन रहे हैं और जो बाकी 2 हमें नजर नहीं आ रहे, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट है ना, तो 2 हमें नजर आ रहे हैं, जो बाकी 2 नहीं नजर आ रहे वो एक्चुअल में हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो जब हम इन हाइड्रोजन को यहाँ पे शो ही नहीं करते ना बॉन्ड से ना लिख के, वो हमारे पास आते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक सी चीज थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो आपको कैसे कैसे यहाँ पे नजर आ सकते हैं।
तो लुईस स्ट्रक्चर या डॉट स्ट्रक्चर हो गए जहाँ पे लोन पेयर और सब चीज़ों को प्रॉपर डॉट से शो किया जाता है। डैश जब हर एक सब्स्टिट्यूएंट को कोवेलेंट बॉन्ड जो डैश है उससे बताया जाता है। कंडेंस, अब डैश गायब हो चुके हैं बट हाइड्रोजन फिर भी लिखे जा रहे हैं। और बॉन्ड लाइन अब उससे भी एडवांस हो चुके हैं, मतलब अब हाइड्रोजन को हम यहाँ पे बताएंगे नहीं, वो खुद समझना पड़ता है कि कार्बन के अगर 2 ही बॉन्ड नजर आ रहे हैं तो जो 2 नजर नहीं आ रहे वो एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक, तो ये तो होगी स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनकी 3D रिप्रेजेंटेशन की, यानी 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। 3D रिप्रेजेंटेशन। थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन में मैं आपको क्या बताना चाह रही हूं कि जैसे आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, नोटबुक पे लिखा है या व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, तो वो मॉलिक्यूल हमें कैसे नजर आ रहा है, 2 डायमेंशंस में। वो मॉलिक्यूल हमें कैसे नजर आ रहा है, 2 डायमेंशन में। जैसे अभी मैंने आपको ऐसे कोई मॉलिक्यूल दिखाया तो यहाँ पे ये जो मैं कह रही थी कि जो नहीं नजर आ रहा वो 2 हाइड्रोजन है, तो इस वक्त तो मुझे क्या लग रहा है कि चारों की चारों चीजें इस बोर्ड पे पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे मान के चल रही हूँ कि हमारे पास 2 डायमेंशन है। अब ये 3 डायमेंशन में कैसा नजर आता है उसके लिए हमें कुछ रिप्रेजेंटेशंस के बारे में पता होना चाहिए। यानी इन दोनों चीज़ों को आप इस तरीके से कंपेयर कर सकते हो, आपने किसी इंसान की फोटो देखी और आप किसी इंसान से, सेम उसी इंसान से लाइव मिलके गए, तो जो फोटो देख रहे हो आप वो उसका 2D स्ट्रक्चर है और जो लाइव आप उससे मिलके गए हो वो उसका 3D स्ट्रक्चर है ना। तो वैसे ही आपके पास जो हम पेपर पे या फिर बोर्ड पे लिख रहे हैं वो सिर्फ हमें 2 डायमेंशंस में नजर आ रहा है, बट वो एक्चुअली स्पेस में कैसे एग्जिस्ट करता है अपनी तीनों डायमेंशन में, वो इमेजिन करना हमें इन रिप्रेजेंटेशंस ने सिखाया है। तो 4 आपके पास डिफरेंट टाइप की रिप्रेजेंटेशंस होती हैं जिसमें मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाई करते हैं और वो रिप्रेजेंटेशंस आपने पहले सुनी भी होंगी। ठीक है, तो उनको थोड़ा सा हम यहाँ पे ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। कौन कौन सी 3 डायमेंशन वाली रिप्रेजेंटेशन है, एक आपके पास है वेज या डैश रिप्रेजेंटेशन, या वेज डैश भी साथ में बोल देते हैं, वेज रिप्रेजेंटेशन या वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। दूसरी आपके पास है फिशर रिप्रेजेंटेशन। तीसरी आपके पास है न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन और फोर्थ वन है आपके पास सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन। सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये जो आपके पास यहाँ पे रिप्रेजेंटेशंस हैं ये चारों हमें अलग अलग तरीके से बताएंगी कि जो मॉलिक्यूल्स को हम पेपर पे देख रहे हैं वो एक्चुअली अगर 3 डायमेंशन में एग्जिस्ट करेंगे तो वो कैसे होंगे। तो मैं यहाँ पे सबका एक एक एग्जाम्पल आपको लिख के दे रही हूँ, फिर मैं डिफरेंस बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आप उस मॉलिक्यूल को इमेजिन कैसे करोगे, कि कैसे देख पाओगे। वेज रिप्रेजेंटेशन, जैसे अभी आपके पास ये जिगजैग मॉलिक्यूल मैंने ड्रॉ किया है, इसे जिगजैग रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि एक बॉन्ड को ऐसे ट्रायंगल की फॉर्म में पूरा डार्क कर दूंगी सॉलिड, और एक को ब्रोकन फॉर्म में शो करूंगी। जैसे मैं यहाँ पे मान सकती हूँ ये मेरे पास है इथाइल, ये मेरे पास है OH और ये मेरे पास है H। तो ये कौन सी रिप्रेजेंटेशन है, वेज रिप्रेजेंटेशन। मॉलिक्यूल्स जो है, कार्बन मॉलिक्यूल है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल हैं, वो इस रिप्रेजेंटेशन में अगर दिखते हैं तो हम कहेंगे वेज या वेज डैश रिप्रेजेंटेशन है। अगर ऐसे ही कोई मॉलिक्यूल हमें इस तरीके से दिखेंगे लाइंस में, तो हम कहेंगे कि ये कौन सी रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारे पास फिशर रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अगर हमें मॉलिक्यूल इस फॉर्म में नजर आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें ये एक डॉट पहले दिखता है फिर एक सर्कल नजर आता है, तो इस तरीके से कुछ भी सब्स्टिट्यूएंट सपोज हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो कौन सी रिप्रेजेंटेशन है, न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। और
अगर मैं 100 हॉर्स की बात करूं तो 100 हॉर्स मेरे पास कुछ इस तरीके से, मैं अभी एक एक ही एग्जांपल बता रही हूं। 100 हॉर्स ऐसे आपके पास कुछ भी सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, ठीक है, ऐसे दिया रहेगा। तो ये कुछ 4 आपके पास अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस हैं। कौन सी रिप्रेजेंटेशन? 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशंस, जिसमें मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है एक्चुअली स्पेस में, ठीक है। हम चाहे पेपर पे इसे कैसे भी देख पा रहे हैं, बट एक्चुअल वो स्पेस में कैसे एग्जिस्ट कर रहा है वो इन रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू हमें पता चलता है। तो इन रिप्रेजेंटेशंस को अब हम थोड़ा सा 1 बाय 1 देख लेते हैं कि मतलब क्या है, हमें समझ कैसे आएगा कि वो स्पेस में कहाँ लाई कर रहा है। तो जब हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन की, तो वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में जो आपको एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, वो एलिमेंट्स आपके पास देखो क्या क्या है। या तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ऐसे ट्रायंगल में एक सॉलिड लाइन, या आपको नजर आ रही है एक ऐसी ब्रोकन लाइन, या आपको नजर आ रही है ऐसी स्ट्रेट लाइन। अभी तक यही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, जब आपके पास सॉलिड लाइन दी गई है ट्रायंगल की फॉर्म में, इसका मतलब होता है अबव द प्लेन, या फिर दूसरे तरीके से बताना है तो हम कह सकते हैं टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है। और जब ब्रोकन दिया है तब मैं इसे कहूंगी बिलो द प्लेन, या फिर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बात करनी है तो मैं कह सकती हूं अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। और जब आपके पास स्ट्रेट लाइन दी गई है तो स्ट्रेट लाइन का मतलब है ऑन द प्लेन। ये वेज रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है? वेज रिप्रेजेंटेशन। मतलब आपके पास सपोज ऐसे कोई मॉलिक्यूल दिया गया है, ये, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल में अब इस कार्बन पे फोकस करना है। इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, एक है इथाइल, एक है CH2OH, एक है OH और एक है H। कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो इस वक्त हमारे पास अगर देखा जाए, इफ यू आर द ऑब्जर्वर, अभी हम ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इफ यू आर द ऑब्जर्वर, तब क्या होगा कि आपके लिए ये चीज, ठीक है, मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूं, तो एक यहां पे जाएगा और एक यहां पे जाएगा, तो आपको ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा नजर आएगा। समझ रहे हो? ऐसा नजर आने का मतलब क्या है? यहां पे देखो इस मॉलिक्यूल को, जो चीज आपको सॉलिड में दी गई है, सॉलिड का मतलब होता है टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। इफ यू आर द ऑब्जर्वर, तो ये जो रेड मार्कर आपको नजर आ रहा है, ये आपकी तरफ को ऐसे ओरिएंटेड होगा। तो जो भी ये इसका 3D स्ट्रक्चर है ना, जो हमें यहां से समझना है कि एक्चुअली कैसे है। तो ये जो आपके पास सॉलिड में दिखाई गई चीज है, ये टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो वो आपको ऐसे नजर आ रही है। ये जो मेरे पास यहाँ पे, ये जो मेरे पास आपके लिए क्या हो चुका है, ब्लैक मार्कर जो है वो आपके लिए अब क्या हो चुका है यहाँ पे, अवे। तो वो मैं यहाँ पे कैसे शो करूंगी? ब्रोकन फॉर्म में। तो एक्चुअली स्पेस में वो ऐसे होगा। अगर आप सामने से इस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व कर रहे हो, यू आर द ऑब्जर्वर, देन दिस रेड मार्कर इज सपोज्ड एज OH, क्योंकि सॉलिड में दिया है तो OH टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। H जो ब्रोकन फॉर्म में दिखाया है, ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। आपके रिस्पेक्ट से आपके लिए ये चीज अवे है, तो ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। बाकी 2 चीजें आपको दिख रही है लेफ्ट और राइट में। तो लेफ्ट में आपको दिख रहा है इथाइल, क्योंकि ये सॉलिड बॉन्ड से दिखाया गया है, इट मीन्स ऑन द प्लेन, तो ये चीज प्लेन के ऊपर प्रेजेंट है। और CH2OH भी, क्योंकि सॉलिड लाइन से डायरेक्ट लाइन से दिखाया गया है, तो ये आपके पास CH2OH है सपोज, तो ये भी कहाँ प्रेजेंट है? ऑन द प्लेन। तो इस तरीके से आपके पास रहेगी इस एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड एक कार्बन की स्पेस में ओरिएंटेशन या रिप्रेजेंटेशन। अगर हम कौन सी बात कर रहे हैं यहाँ पे? वेज रिप्रेजेंटेशन की। अगर इसी चीज को मैं ऑन द प्लेन, अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन के हिसाब से लूँ, तो मैं कैसे भी देख सकती हूँ, ठीक है।
अभी ऑब्जर्वर के हिसाब से हमने समझ लिया, अब प्लेन के हिसाब से। प्लेन क्या होता है? कोई भी इमेजिनरी आपके पास, आप पेपर मान लो, कोई भी चीज आपने कहीं पे रख दी है इमेजिनरी, तो वो प्लेन हो गया, ठीक है। अब जैसे इस मॉलिक्यूल को मैं अगर कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है, ऐसे अगर मेरे पास ये चीज यहाँ पे प्रेजेंट है, तो जो बाकी दो एटम्स हैं उनकी तो बात हम क्यों करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट और राइट वाले जो ऑन द प्लेन है वो तो वैसे ही रहेंगे, बट अगर मैं ऐसे देख पा रही हूँ, मेरे लिए ये वाली चीज प्लेन है, मेरे लिए ये वाली चीज क्या है? प्लेन है, तो मैं कहूंगी कि ये वाला जो मेरे पास एटम है ये अबव द प्लेन है, ये वाला जो मेरे पास एटम है, क्योंकि ये मैंने बीच में से प्लेन माना है ना, तो ये वाला एटम बिलो द प्लेन है, और ये दोनों मेरे पास क्योंकि उसी प्लेन पे लाई कर रहे हैं तो मैं कहूंगी ऑन द प्लेन है। तो ये आपकी मर्जी होती है कि आप ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से बताओ या प्लेन के रिस्पेक्ट से बताओ, ये सिर्फ डिपेंड करता है कि किस एंगल से देखा जा रहा है। प्लेन आपने सामने रखा है, अगर ऐसे रखा है तो ये आपके पास ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से ये टूवर्ड्स ऑब्जर्वर हो जाएगा, ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर हो जाएगा। अगर प्लेन आप लोगों ने इस तरीके से मान के चल रहे हो तो ये चीज अबव द प्लेन हो जाएगी, ये बिलो द प्लेन हो जाएगी, बाकी दो ऑन द प्लेन। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है जो आपने पहले पढ़ी होगी वेज रिप्रेजेंटेशन के बारे में, कि जब भी वेज रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन दो बॉन्ड बनाता है ऑन द प्लेन, एक होता है अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, या दो बॉन्ड होते हैं ऑन द प्लेन, एक बॉन्ड होता है टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर और एक बॉन्ड होता है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अगर किसी भी मॉलिक्यूल को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो वो हमारे पास है वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, ठीक है जी। तो वेज डैश रिप्रेजेंटेशन को हम ऐसे जिगजैग फॉर्म में भी शो कर देते हैं या फिर हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि दोनों बॉन्ड जो है वो सेम साइड है और बाकी दो चीजें जो आपको नहीं दिख रही हैं वो दोनों इस वक्त हाइड्रोजन है। कैसे रिप्रेजेंट करना है सब जगह? एक सॉलिड एक ब्रोकन, एक सॉलिड एक ब्रोकन, एक सॉलिड एक ब्रोकन, इस तरीके से कार्बन की जो टेट्रावेलेंसी है वो पूरी करनी है। अगर आप यहाँ पे कर रहे हो जिगजैग फॉर्म में तो, और अगर आप कर रहे हो इसकी एक्लिप्स्ड फॉर्म में तो, ठीक है। जिगजैग फॉर्म को आप स्टैगर्ड फॉर्म भी कह सकते हो। कौन सी फॉर्म कह सकते हो? स्टैगर्ड फॉर्म या जिगजैग फॉर्म। और दूसरी होती है एक्लिप्स्ड फॉर्म, जब दोनों बॉन्ड इस तरीके से सेम साइड है। यहां तो क्या हो रहा है कि ये बॉन्ड और ये बॉन्ड कहां जा रहा है? एक दूसरे के अपोजिट, इसलिए ये जिगजैग है। इसमें दोनों सेम साइड है तो ये एक्लिप्स्ड है। तो इसमें भी जहां पे आपको दो पोजीशंस अभी नजर नहीं आ रही हैं वो आपने फिल करनी है, बट किसके थ्रू? हाइड्रोजन के थ्रू, ठीक है। एक टूवर्ड्स एक अवे, एक टूवर्ड्स एक अवे, या एक अबव एक बिलो, ठीक है। यहां की बात करो तो वो भी वैसे ही जाएगा। सो दिस इज सम इंट्रोडक्शन अबाउट वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, जो आपको एग्जैक्टली पता होनी चाहिए कि अगर ऐसा मॉलिक्यूल मैंने कहीं रख दिया ऐसी रिप्रेजेंटेशन में तो आप अपने दिमाग में फटाफट इमेजिन कर लो कि कौन सी चीज टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है। सपोज जैसे अभी मैं आपको बताऊं, इस व्हाइट बोर्ड को अगर आप प्लेन मानते हो, इस व्हाइट बोर्ड को अगर आप प्लेन मानते हो तो ये जो आपके पास OH है ये ऐसे प्रेजेंट होगा अबव द प्लेन या टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। जो ये हाइड्रोजन है ये इस बोर्ड से भी, इस दीवार से भी पीछे होगा तो वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर या बिलो द प्लेन। और एक चीज ऐसे लेफ्ट पे इसी बोर्ड पे पड़ी होगी तो ऑन द प्लेन। ये इथाइल भी इसी बोर्ड पे यही पड़ा हुआ है तो ये ऑन द प्लेन, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है वो है फिशर रिप्रेजेंटेशन। फिशर रिप्रेजेंटेशन आपके पास दो लाइंस से मिलके बनता है, एक आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन और एक आपके पास वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो आपके पास ये वर्टिकल लाइन में ये जो चीज आपको नहीं नजर आ रही, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये एक्चुअल में कार्बन है। तो इस कार्बन के पास CH3HOH 3 और ये चौथा बॉन्ड है। वैसे ही इस कार्बन के पास OHHCH3 3 और ये चौथा बॉन्ड है, ठीक है। तो फिशर रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि हर रिप्रेजेंटेशन के अपने एलिमेंट्स होंगे, अपना एक अलग कह सकते हो कि नजरिया होगा देखने का, तो आपको हर रिप्रेजेंटेशन में समझना है कि किन एलिमेंट्स से मिलके ये बन रही है। तो इसमें दो ही बातें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन। और दूसरी बात कि ये आपके पास अगर सिंगल कार्बन है, एक ही कार्बन है,
तब भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर 2 कार्बन है या उससे ज्यादा है तब भी फिशर रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। जैसे अभी अगर मैं बात करूं आपके पास वेज की, तो वेज में भी आपने देखा कि आपके पास अगर सिंगल कार्बन है, ठीक है, वेज में अगर सिंगल कार्बन है तब भी आप रिप्रेजेंटेशन बता सकते हो। अगर आपके पास मल्टीपल कार्बन है तब भी आप वेज रिप्रेजेंटेशन बता सकते हो। तो मैं यहां से क्या कहना चाह रही हूं कि फिशर रिप्रेजेंटेशन और वेज रिप्रेजेंटेशन में ये एक सिमिलैरिटी है कि सिंगल कार्बन होगा तब भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मल्टीपल कार्बन होंगे तब भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बट जो बात आपके पास सॉ हॉर्स या फिर इसी से मिलती जुलती न्यूमैन प्रोजेक्शन की है, उसमें सबसे पहली बात ही ये है कि सिंगल कार्बन अगर होगा तो सिंगल कार्बन को सॉ हॉर्स और न्यूमैन में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। सिंगल कार्बन को सॉ हॉर्स या न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन में बताया नहीं जा सकता। तो इसके लिए हमें मिनिमम 2 कार्बन्स की रिक्वायरमेंट होती है, और 2 कार्बन्स हमें यहाँ पे Y अल्फाबेट है ना, Y अल्फाबेट उसकी फॉर्म में नजर आते हैं। या तो Y बिल्कुल सीधा लिखा है तो हम कहेंगे इसे इरेक्ट Y, या तो Y अपोजिट करके लिखा है, उल्टा करके, तो हम इसे लिखेंगे इन्वर्टेड Y, इरेक्ट Y या इन्वर्टेड Y। ये दोनों एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, उससे हमें 4 अलग अलग सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल सकती है। अलग अलग कैसे, देखो इसमें मैंने इसीलिए अलग कलर से बताया आपको कि जब ये दोनों सिर्फ रेड रेड वाले पे फोकस करो, इसमें भी ये इरेक्ट Y है, बिल्कुल सीधा Y, ये भी इरेक्ट Y है। पहला कॉम्बिनेशन, पहला इरेक्ट है, दूसरा इन्वर्टेड है, उल्टा हो चुका है। तीसरे में पहला भी इन्वर्टेड है, दूसरा भी इन्वर्टेड है, दोनों उल्टे हो चुके हैं। फोर्थ में पहला अब इन्वर्टेड है और दूसरा इरेक्ट है, इसके बिल्कुल अपोजिट। इसमें पहला इरेक्ट था, दूसरा इन्वर्टेड, इसमें पहला इन्वर्टेड है, दूसरा इरेक्ट। तो इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में जोड़ते हुए हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, वो चारों की चारों हमने यहाँ पे देख ली। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जब इरेक्ट Y है तो 2 बॉन्ड अप है, 1 बॉन्ड डाउन है, और जब इन्वर्टेड है तो 1 बॉन्ड अप है और 2 बॉन्ड डाउन है, 1 बॉन्ड अप है और 2 बॉन्ड डाउन है। तो इस तरीके से आपके पास देखो ये एक कार्बन है जिसके 3 बॉन्ड ये हो गए और चौथा बॉन्ड कार्बन के साथ। तो अब खुद समझ आ रहा होगा कि सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन मैंने ऐसा क्यों कहा कि 1 कार्बन होगा तो इस रिप्रेजेंटेशन को बताया नहीं जा सकता, क्योंकि मिनिमम 2 कार्बन हमें चाहिए, 2 कार्बन रहेंगे तभी इस रिप्रेजेंटेशन को यूटिलाइज किया जा सकता है, जो फिशर या फिर वेज रिप्रेजेंटेशन में लिमिटेशन नहीं है। इन दोनों में सिंगल कार्बन है तब भी, मल्टीपल है तब भी हो सकता है, बट इसमें सॉ हॉर्स में मिनिमम 2 कार्बन चाहिए अगर रिप्रेजेंटेशन ये वाली आप यूटिलाइज करना चाह रहे हो तो। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि इस तरीके से भी मॉलिक्यूल्स हमें नजर आ सकते हैं, या तो इरेक्ट Y या इसी चीज को उल्टा करके देख लो, इन्वर्टेड Y की फॉर्म में। अब एक और हमारे पास बिल्कुल इसी से मिलती जुलती रिप्रेजेंटेशन है, विच इज न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। और किससे मिलती जुलती है ये है हमारे पास यहाँ पे सॉ हॉर्स के साथ मैच करती हुई न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि अब यहाँ पे हमारे पास एक डॉट और एक सर्कल, ये 2 एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। डॉट का मतलब है फ्रंट कार्बन और सर्कल का मतलब है बैक कार्बन। डॉट का मतलब है कि जो ऑब्जर्वर को पहले दिख रहा है फ्रंट कार्बन, और जो एक्चुअल में बैक होगा वो ऑब्जर्वर को बाद में दिख रहा है। तो इस बेसिस पे अगेन इन दोनों Y के कॉम्बिनेशन से 4 हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन हो सकती है। एक जैसे मैंने आपको ये रिप्रेजेंट करी है, तो इसका क्या मतलब है, ये जो आपके पास डॉट है इसके 3 बॉन्ड हमें नजर आ रहे हैं, और ये जो सर्कल है इसके भी 3 बॉन्ड हमें नजर आ रहे हैं, बट चौथा बॉन्ड जो है इन दोनों कार्बन के बीच का है। सॉ हॉर्स में क्या होता है
कि कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑब्जर्वर को नजर आ जाता है, बट न्यूमेन में कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड नजर नहीं आता। इसलिए वो हमें खुद समझना है, खुद अंडरस्टूड होना चाहिए कि फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बीच का बॉन्ड इस तरीके से है कि वो ऑब्जर्वर को नजर नहीं आ रहा। इसलिए हमें 3-3 बॉन्ड ही नजर आते हैं, बट ऐसा नहीं कि 3 ही बना रहा है, बना 4 ही बॉन्ड रहा है, लेकिन वो बॉन्ड इस रिप्रेजेंटेशन में ऑब्जर्वर को नजर नहीं आता। ठीक है, तो ये मैंने एक यहाँ पे फॉर्म बनाई जिसमें फ्रंट वाला इरेक्ट वाई है और बैक वाला इन्वर्टेड। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो बैक कार्बन है उसके बॉन्ड इस सर्कल पे आते ही रुक जाने चाहिए, उसके आगे आप लेके नहीं जाओगे। ठीक है, और जो फ्रंट कार्बन के हैं वो इस डॉट पे आके जरूर मिलेंगे। अब फ्रंट आपके पास इरेक्ट और बैक भी इरेक्ट, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपके पास फ्रंट वाला इन्वर्टेड तो बैक वाला भी इन्वर्टेड, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और एक लास्ट पॉसिबिलिटी अब रहती है फर्स्ट के अपोजिट, यानी अब फ्रंट वाला इरेक्ट होगा, उल्टा होगा, और बैक वाला इन्वर्टेड हो, सॉरी, जो फ्रंट वाला है वो इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड वाई मतलब उल्टा वाई होगा, और जो बैक वाले 3 बॉन्ड्स हैं वो कैसे होंगे आपस में, इरेक्ट वाई, बिल्कुल सीधा वाई जैसा लिखा जाता है उसकी फॉर्म में होगा। तो आपको यहाँ पे क्या सिमिलैरिटी नजर आ रही है, इसमें भी 2 कार्बन चाहिए, इसमें भी 2 कार्बन चाहिए, तभी इस रिप्रेजेंटेशन को यूज किया जा सकता है। बट डिफरेंस क्या है कि इसमें कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑब्जर्वर को नजर आता है, न्यूमेन में कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑब्जर्वर को नजर नहीं आता। एक और जो हमारे पास सिमिलैरिटी है वो ये कि इसमें चारों फॉर्म्स जो बनती हैं इन 2 एलिमेंट से बनती हैं, इरेक्ट वाई या फिर इन्वर्टेड वाई। तो आपके पास जो न्यूमेन रिप्रेजेंटेशन है वो भी इन्हीं 2 एलिमेंट्स को यूज करते हुए बनती है, या तो इरेक्ट वाई या इन्वर्टेड वाई। बट इसमें एक्स्ट्रा 2 चीजें आ चुकी हैं, वो है एक डॉट मतलब फ्रंट कार्बन और सर्कल मतलब बैक कार्बन। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन किस चीज का दे दिया, जो 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड है। अगर नॉर्मली हमने देखा स्टार्टिंग में तो उसमें क्या था कि स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकती है, डॉट स्ट्रक्चर हो सकते हैं, या डैश हो सकते हैं, या कंडेंस्ड हो सकते हैं, या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। बट उसके अलावा वो तो 2D की बात है ना, पेपर पे लिखने की बात है। बट अगर एक्चुअल में उसको हमें देखना है कि 3 डायमेंशन में या स्पेस में उसकी एग्जिस्टेंस कैसी है, तो हमें इन रिप्रेजेंटेशंस के बारे में पता होना चाहिए, जो पेपर पे ऐसे लिख के दिया हो तो हम ऑब्जर्व कर सके कि कौन सी चीज़ ऑब्जर्वर को नज़र आ रही है और कौन सी नज़र नहीं आ रही, कौन सी टूवर्ड्स है, कौन सी अवे है, किस एंगल से नज़र आ रही, किस एंगल से नज़र नहीं आ रही। तो ये यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट में जानना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो हमारे इन बेसिक कंसेप्ट में जानना ज़रूरी है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमारे पास होते हैं वो किस किस कैटेगरी को बिलोंग कर सकते हैं, उसकी कौन कौन सी क्लासेस हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, मेजरली अगर बात की जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वन इज साइक्लिक, वन इज एसाइक्लिक। क्लियरली समझ आ रहा है? एसाइक्लिक मतलब ओपन चेन, कोई भी साइकिल, कोई भी रिंग इन्वॉल्व नहीं होगी। साइक्लिक या क्लोज्ड चेन जिसमें कोई साइकिल या कोई रिंग इन्वॉल्व जरूर होगी। तो एसाइक्लिक में जैसे CH3CH2OH है या CH3CHO है, ऐसे कोई भी ओपन चेन स्ट्रक्चर रहेगा, वो एक कैटेगरी, एक क्लास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की देखने को मिलती है, एसाइक्लिक या ओपन चेन। बट जो साइक्लिक है या क्लोज्ड चेन है उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन हो रखी है। फर्दर भी वो 2 तरीके की क्लासेस में डिवाइड किया गया है, वन इज कार्बोसाइक्लिक, अनदर इज हेट्रोसाइक्लिक। नाम से क्लियर हो रहा है, कार्बोसाइक्लिक का मतलब है कि साइक्लिक है, क्योंकि डिराइव तो वहीं से हो रही है ना, रिंग है, बट रिंग में सारे के सारे एटम्स आपके पास कौन से हैं, कार्बन के, कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक भी हम इसे कहते हैं। अब ये जो कार्बोसाइक्लिक है और हेट्रोसाइक्लिक है, इन दोनों में डिफरेंस ही ये है कि इसमें सारे एटम्स कार्बन के ही इन्वॉल्व होंगे, जबकि आपके पास जो हेट्रोसाइक्लिक है, जो आपके पास हेट्रोसाइक्लिक है उसमें हमारे पास जो
कार्बन एटम्स है उसके अलावा भी और एटम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है। हेट्रो मींस डिफरेंट, कार्बन के अलावा इसमें नाइट्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है। तो रिंग के अंदर जब कार्बन के अलावा और भी एटम्स रहेंगे तो वो किस कैटेगरी को बिलोंग करेंगे? हेट्रोसाइक्लिक को। अब यहाँ पे आपके पास जो हमने कार्बोसाइक्लिक की बात करी, होमोसाइक्लिक की बात करी, मींस जिसमें सारे कार्बन एटम्स होंगे, वो भी फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिए हैं। कौन कौन से 2 क्लासेस? एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक 2 वर्ड्स से मिलके बना है। कौन सा? एलिफेटिक प्लस साइक्लिक। एलिफेटिक प्लस साइक्लिक, इट मींस साइक्लिक है, रिंग है, बट रिंग में एलिफेटिक चेन है। तो एलिफेटिक चेन का मतलब ये है कि नो एरोमेटिक कैरेक्टर, किसी भी टाइप का एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं होगा। जैसे ये 2 एग्जांपल्स आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। साइकिल है, बट इस साइकिल में कहीं पे भी कोई एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं प्रेजेंट है। सो एलिफेटिक चेन है बट इन द फॉर्म ऑफ साइकिल, तो वो किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? एलिसाइक्लिक। अगर मैं बात करूं एरोमेटिक सिस्टम की, तो जो हमारे पास एरोमेटिक सिस्टम है वो भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ये जो एरोमेटिक सिस्टम्स है, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है, ये एक अलग से आपका लेक्चर रहेगा एरोमेटिसिटी पे, जो हम कंप्लीटली पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो अभी तो हम जस्ट क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कि किस किस कैटेगरी को बिलोंग कर सकता है। सो एरोमेटिक को भी फर्दर मैं कह रही हूँ 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कि जिसमें एरोमेटिक कैरेक्टर है बट दे बिलोंग टू बेंजीनॉइड क्लास और नॉन बेंजीनॉइड क्लास। इसका मतलब क्या है? नाम से क्लियर हो रहा है कि अगर बेंजीन रिंग मॉलिक्यूल में, स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है विद हैविंग एरोमेटिक कैरेक्टर, ठीक है, उस मॉलिक्यूल में एरोमेटिक कैरेक्टर है और उसके पीछे वजह बेंजीन है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर जरूर प्रेजेंट है, तो वो बेंजीनॉइड कंपाउंड है। बट इन केस आपके पास यहाँ पे, जैसे मैं ये एक 7 मेंबर्ड कंपाउंड बना रही हूँ, इस कंपाउंड का नाम है ट्रोपोलोन। इस कंपाउंड का नाम क्या है? ट्रोपोलोन। ये इस तरीके से नजर आ रहा है, ठीक है। 7 मेंबर्ड है, 3 डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन है। ये भी एरोमेटिक है। क्यों है ये आपको एरोमेटिसिटी में जरूर बताऊंगी मैं। और एरोमेटिक होने के बाद भी हम क्या देख पा रहे हैं कि इसमें बेंजीन रिंग नहीं है। एरोमेटिक कैरेक्टर है बट किसी भी टाइप की बेंजीन रिंग नहीं है। अगर बेंजीन रिंग नहीं है तो ये किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है? नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। सो एरोमेटिक कंपाउंड्स 2 कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, एक बेंजीनॉइड जिसमें बेंजीन रिंग है और एक ऐसे जो एरोमेटिक है बट बेंजीन रिंग उनमें प्रेजेंट नहीं है, तो वो नॉन बेंजीनॉइड होंगे। सो इस तरीके से हमारे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो रही है कि पहले मेजरली 2 क्लासेस, एक आपके पास साइक्लिक, एक एसाइक्लिक। एसाइक्लिक की तो बात खत्म हो गई, बट साइक्लिक फर्दर डिवाइड किया गया है और भी क्लासेस में, जिसमें एक होमोसाइक्लिक है, एक हेट्रोसाइक्लिक है। हेट्रो तो खत्म हो गया बट होमो फिर फर्दर डिवाइड हुआ 2 कैरेक्टर्स के बेसिस पे, कि एक आपके पास एलिसाइक्लिक, एक एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है, एरोमेटिक में एरोमेटिक है, ठीक। अब एरोमेटिक भी फर्दर डिवाइड कर दिया 2 कैटेगरी में, एक बेंजीनॉइड, एक नॉन बेंजीनॉइड। जिसमें बेंजीन रिंग वजह बन रही है एरोमेटिसिटी की वो बेंजीनॉइड, जिसमें बेंजीन रिंग वजह नहीं बन रही एरोमेटिसिटी की वो नॉन बेंजीनॉइड। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें और भी अभी फैक्टर्स या और भी प्रॉपर्टीज बचती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, लाइक उनके आइसोमेरिज्म के बारे में या उनके नॉमेनक्लेचर के बारे में। सो इस लेक्चर में आज जो हमने यहाँ पे देखा वो जनरल ऑर्गेनिक कंसेप्ट्स स्टार्ट किस तरीके से हमने कार्बन से किया, उसके क्या स्ट्रक्चर्स, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या पॉसिबल हो सकती है, उससे बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ता है। आफ्टर दैट कार्बन के कंपाउंड्स कौन कौन से स्ट्रक्चर्स में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, उसकी 3D रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकती है या उसकी क्लासिफिकेशन क्या हो सकती है, ये सब हमने इसमें कवर कर लिया। एंड इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो रहेगा हमारे पास आइसोमेरिज्म एंड देन नॉमेनक्लेचर एंड देन अदर फैक्टर्स। ओके।